अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी, बल्कि सिंध से बड़ी जो खबरें हैं वो इस व्लॉग में मेरे साथ रखने के लिए असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया बल्दिया फैक्ट्री की कि जिन मुलजमान को 264 बार सज़ाए मौत का हुक्म हुआ था, उसके बाद फिर फैक्ट्री के जो 4 मुलाजमीन थे, जो कि फैक्ट्री मैनेजर, चौकीदार और इसके अलावा जो गनमैन या सिक्योरिटी पर मामूर जो मुलजमान थे, ये मुलाजमीन थे, उनकी उम्र कैद की सज़ाओं के खिलाफ अपील की समाअत हुई जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में। आज दूसरी समाअत थी, लेकिन दूसरी समाअत के अंदर हुआ क्या, वो बड़ा इंतहाई दिलचस्प मामला है, क्योंकि जो काम रियासत को करना चाहिए था, जो प्रोसिक्यूशन को करना चाहिए था, जो तफ्तीश अफसरान को करना चाहिए था, वो उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि अदालत को इस मामले में सवालात उठाना पड़े। असगर उमर साहब, सारी केस की कार्रवाई आपने देखी, जस्टिस के आगा साहब ने जिस तरह आज नुक्ता उठाया है, शायद इसकी मैंने अपने जो रिपोर्टिंग का कैरियर है उसमें नहीं देखी कि मुलजमान जहाँ पर रियासत का मफाद ना हो, या रियासत उनको बचाना ना चाहती हो, या उनकी फेवर ना करना चाहती हो, तो उनको इस तरह इग्नोर कर दिया जाता है। इतना ही हाई प्रोफाइल, इंतहाई अहम तरीन केस था, आपने डे 1 से उसको रिपोर्ट भी किया, और उसके बाद फिर जिनसे वासा नहीं होता तो उनको रगड़ते भी रहते हैं, अपीलों पर अपीलें भी दायर होती रहती हैं, भले उसमें कोई टके का फैसला ना हो, और उसके बाद फिर रियासत की अखराजात भी होते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं। पहले तो ये जस्टिस के आगा साहब ने बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाया क्यों? दूसरा, फिर क्या वाकई फेवर देना चाहती थी ऐसे बगर बड़े मछलियों को, जिसमें के साहब ने भी ये अपने रिमार्क्स में कहा, वाकई फेवर देना चाहती थी रियासत? शायद पहले तो हमें देखना चाहिए कि सानिया बल्दिया टाउन पाकिस्तान का 9/11 कहा गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी जो अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क से हुई थी। किसी गैर मुल्की एजेंसी ने भी इतना बड़ा जुर्म पाकिस्तान में नहीं किया जो यहाँ पर इस फैक्ट्री में हुआ कि 264 अफराद ज़िंदा जला दिए गए। और फिर इसमें ये बात सामने आई कि यहाँ इसमें एक सियासी पार्टी मुलव्वस थी। सबसे जुल्म की बात यह है कि सियासी पार्टियाँ मुनज़्ज़म माफियाओं की सूरत में इख्तियार कर गईं। ये केस चला और जो सज़ा हुई तो वो तो चरियों को और भोलों को हो गई। बिल्कुल, रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया और ये छोटी कैटेगरी के जो लोग थे जिन्हें हुक्म मानना था, जो बहुत नीचे थे, उनको तो सज़ा हो गई, लेकिन जो सियाने थे, जो वज़ीर थे, जो बाअसर थे, जो प्लान कर सकते थे, जो मुल्ज़मान को बचा सकते थे, जिनके ये करोड़ों के मुफादात थे, उनको प्रोसिक्यूशन ने नाम ट्रायल कोर्ट में पेश किया। अगर कोई एविडेंस था और फिर बरी हो गए थे तो हमारी अदालतों पे तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। एक प्रोपेगेंडा आप मुस्तकिल देखेंगे कि हम पकड़ते हैं और अदालतें छोड़ देती हैं, पुलिस कहती है, रेंजर कहती है, तमाम अदारे ये कहते हैं कि जब हम मुल्ज़मान को पकड़ते हैं और अपनी जानों पे खेल कर पकड़ते हैं, लेकिन अदालतें छोड़ देती है कंडीशन कमरों में। लेकिन आज हमने ये देख रहे हैं कि एक वज़ीर को जो बरी किया गया, आज अदालत ने ख़ुद ये नोट किया कि उसकी बरियत के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं है स्टेट की, और बड़ी मछलियों को बचाने की कहते हैं शौरी कोशिश की जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर को भी कोई इल्म नहीं था कि जी ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ। उसने बड़े रस्मी तौर पे एक लिया हुआ है कि कोई जैसे कोई कत्ल का मुकदमा आया था कि आज फाइल ली है और देखा है, उसे कतई नहीं पता कि 264 अफराद, कराची पाकिस्तान का मरकज़ी तिजारती मरकज़, तिजारती हब, तिजारती कैपिटल, उसमें इंडस्ट्री को राख कर दिया गया भत्ते के लिए, सिर्फ बदमाशी के लिए। मुल्क से सरमाया फ़रार हो गया, इंडस्ट्री तबाह हो गई, बेरोज़गारी फैल गई, कितने लोग तबाह हो गए, यतीम बच्चे, बेवाएँ, कुछ नहीं। इतना जुल्म है ये आज के वाक़े से को अगर देखा जाए तो ये बेहिसी की और हुकूमती सतह पर कि एक सियासी वो पता है कि सियासी लोग मुलव्विस हैं, फिर उन्हें छोड़ दिया जाए तो इसमें भी नहीं लगता कि सियासत है। और फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अदालतें छोड़ देती हैं। उसमें फिर मज़े की बात ये है कि ये जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ATA उसमें शामिल किया गया, उसमें जो मुद्दई थी ना, वो रियासत थी। रियासत वहाँ मुद्दई थी। और जैसे के आगा साहब ने ये भी सवाल उठाया कि जब आप मुद्दई थे, वहाँ जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, अगर वो उन इल्ज़ामात में बरी हो गए थे तो आपको अपील दायर करनी चाहिए थी। प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि मुझे इस मामले में मालूम नहीं, मैं पूछ के बताऊँगा। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। यही हुकूमत की हमें गैर संजीदगी नज़र आती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस केस में ख़ास तौर पर, क्योंकि अमन व अमान सूबाई मामला होता है, ये हुकूमत सिंध की हम पहले से नाअहली कह सकते थे, लेकिन इसमें वफाकी अदारे भी शामिल हैं इसकी तफ्तीश में, और इस केस को फॉलो किया जा रहा है वफाकी अदारों की जानिब से। सूबाई हुकूमत ये मिलकर काम कर रही है, लेकिन इसकी संजीदगी का आलम हमें जो ये आज नज़र आया है कि जज साहब ने कहा कि आप अपने बड़ों से डायरेक्शन लें। उन्होंने शुक्र है कोई नाम नहीं लिया, किसी को एक्सपोज नहीं किया, लेकिन उन अदारों को सोचना चाहिए कि लाखों करोड़ों रुपए और ये जो उन्हें फीसें दी जा रही हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, इन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कि मातहत अदालत में क्या हुआ। भाई, अगर आपने किसी को मुल्ज़िम बनाया है, कोई एविडेंस होगा और वो अब रिहा हो गया है, तो आपको
उसकी बरीत के खिलाफ अपील तो करना चाहिए। ये तो नहीं कि एक जगह से छूट गया और वो अब मज़े करे सारी दुनिया में, आसान है, अब फिर इलेक्शन लड़े, फिर वज़ीर बन जाए। आपको कुछ एफर्ट लेना चाहिए, कुछ पेन लेना चाहिए। अगर जो आपने पहले इल्ज़ाम लगाया है तो उसको साबित करने के लिए आप उसे फॉलो करें, हाई कोर्ट में भी अपील में आए। लेकिन और अगर ठीक है वो सही मेरिट पे बरी हुए हैं और आप समझते हैं कि हमने गलत मुलजिम बनाया था, तो फिर वो आपके खिलाफ हटाने का दावा क्यों नहीं कर रहा है? ये तो मिली भगत लगती है कि आपने एक छोड़ दिया, पहले लोगों के जज्बात ठंडा करने के लिए एक सियासी मुकदमे में आपने कुछ सियासी रहनुमाओं को नॉमिनेट किया, लेकिन 1-2 साल के बाद उसे मातहत अदालत से बरी हो गए और आपने एक क्लीन चिट दे दी और वो मज़े करते चले रहे। जुल्म है कि 264 अफराद को जिंदा जला दिया गया। 16 अफराद का आज तक सर डीएनए नहीं हो सका, यानी कि उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। ईदी के कब्रिस्तान में उनको ऐसे दफना दिया गया कि कौन थे, कहाँ से थे, किस फैमिली से ताल्लुक था, आज तक उसका कुछ नहीं पता चल सका। अच्छा, अब अदालत ने, आपने देखा कि अदालत ने बाकायदा तौर पर, चूँकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेंजेस के हैं, तो रेंजेस से ही जवाब तलब किया होगा, ऑर्डर की कॉपी भी मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने तो कहा है ना कि बताएं कि किस वजह से अपील दायर ने की थी, क्या उनको जानबूझ के शेल्टर दिया जा रहा है जो मुल्ज़मान बरी हुए, क्या जज साहब ने कहा कि ऐसी बड़ी मछलियों को बचा दिया गया और फिर छोटे छोटे कमज़ोर तबके के लोग जिनके पास पेपर बुक बनाने के लिए फ़ीस तक नहीं है, उनको जो है आपने सज़ा करवा दी, वहाँ ATC थे और आज तक वो बाहर नहीं आ पा रहे। शायद इसका एक पहलू और देखें, बहुत गरीब लोग थे, बहुत मजदूर लोग थे। रियासत पाकिस्तान उनके केस को भी फॉलो नहीं कर पा रही है, उन्हें कंपनसेशन नहीं दी जा रही है, और जो कंपनसेशन भी दी जा रही है वो भी गैर मुल्कों से जहां उस कंपनी की बरामदात जाती थी, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं और उस पर भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो कैसे आप हमसे और इन शहरियों से हुब्बुल वतनी का इन्हें सबक देंगे? मुल्क से मोहब्बत के लिए रियासत उनके लिए कर क्या रही है? पैसा गैर मुल्कों से आ रहा है, केस आप नहीं लड़ रहे हैं उनका, तो फिर ये क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम अदारों के लिए। बिला इम्तियाज़ हम वफाक और सूबे में तफरीक किए बगैर इस बात पर बड़ी तशवीश का इज़हार है कि ये हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। खुदारा इस पर संजीदगी से सोचें और सियासी खेल इस मामले में नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी को बचाना है और किस लीडर को आगे लेकर आना है। सज़ा बिला इम्तियाज़ होनी चाहिए। 264 अफराद के खून को, ये अर्श इलाही को हिला देगा, ये रियासत की बुनियादें हिला देगा। ये खून, ये जो दहशत गर्दी हुई है, इसको बिल्कुल मेरिट पे लेना चाहिए। जितने आला हुकाम हैं, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और जो हमारे आर्मी चीफ और जो दूसरे जो भी अदारे हैं जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, जो किया गया, वो तमाम इस चीज़ का जायज़ा लें और इस केस को मेरिट पर। सर शुरू में हमने देखा था बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी रेंजर्स ने, मतलब मुल्ज़मान को सज़ा भी की, ना जाने आगे जाकर क्या हो गया। अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हुकूमत भी फिर तब्दील हो गई 2018 के बाद, तो फिर कुछ लग रहा है कि गेम हुई है। पर कुछ सियासी रहनुमाओं से भी इस मुताल्लिक अक्सर बात होती रहती है, वो कहते हैं नहीं ये भत्ते का केस नहीं था, अगर भत्ते का था भी तो जिस तरह ये केस बनाकर पेश किया गया है इस तरह केस था नहीं। अब किस तरह था ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हलाकतें हुई, वहाँ लोग जले, कोई ज़ख्मी हुए, औरतें जलकर जाम बहक हो गई, बड़ा इंतहाई अहम मामला था। सर एक और मामला आता है, क्योंकि बड़ी खबरें मैंने आपको जहमत दी दूसरे व्लॉग में भी, JS बैंक के ऊपर आपने देखा कि सर अब लोग फिर किस पे एतबार करें। आपको पता है कि कहते हैं कि प्लास्टिक का ATM आप कार्ड जेब में रखें, पैसे आपके बैंक में महफूज रहेंगे, ज्वेलरी बैंक में महफूज रहेगी। अब जब नामी गिरामी एक बिजनेस बैंक का बैंक जो है वो इस तरह का फ्रॉड कराएगा, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? और फिर अदालत ने आज किस तरह का ऑर्डर दे दिया? देखें, शायद फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तानी मुआशरे के ज़वाल के ये असबाब नज़र आते हैं कि बैंकों में एक रुझान हो गया। इससे पहले क्लिफ्टन में भी ऐसा ही हुआ था कि वो जो लॉकर्स लोग गए थे उनका सोना खाली हो गया था, कई किलो सोना जो था वो खाली हो गया था। अब हम इस निजी बैंक में भी देखते हैं कि उस सोने को निकाल कर उसकी जगह जालसाजी की गई, पीतल लगा के सोना रख दिया गया और ये कुछ किया गया कि मुआशरा किस तरीके से ज़वाल का शिकार है और इस पर शर्मिंदा नहीं है। उस बैंक के मैनेजर साहब, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत और उन्हें जेल में रहना 15 दिन भी, अभी 1 हफ़्ता हुआ है इस केस को, और अभी मुल्ज़मान का रिमांड हुआ है। वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त से मुतमईन नहीं, बल्कि हाई कोर्ट आ गए कि मुकदमा क्वाश कर दिया जाए, इस मुकदमे को कलअदम करार दे दिया जाए और कोई कार्रवाई ना की जाए। वक्त से पहले आ गए हैं। लोगों को क्या एहसास है? उन्हें एहसास ही नहीं है कि किस तरीके से लूटा जा रहा है। ये जो अदारे हैं, प्राइवेट अदारे भी हमारे जो हैं वो तबाही का शिकार है लोगों को लूटने के लिए। शहरी एतमाद करें तो किस पे एतमाद करें? ये बैंक, अगर एक बैंक जालसाजी करेगा, धोखा दे देगा, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा। बिल्कुल, पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा। आपका मुआशी निज़ाम, आपकी मुईशत जो पहले ही तबाही का शिकार है, इस तरीके से लोगों का एतमाद इन अदारों से ख़त्म हो जाएगा। लोग अपने घरों में पैसे छुपाएंगे, मटकों में रखेंगे, ज़मीनों में रखेंगे, और ये बड़ा एक ख़तरनाक होगा कि ये जो सरमायाकारी रियासत को नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, ये बड़ा अहम मसला है। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब बैंक मैनेजर जो थे जुल्फ़कार गुलसान जौहर ब्रांच के JS बैंक के, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी जस्टिस के आगा साहब के सरबराही
में 2 रुकनी बेंच ने वो दरखास्त ना सिर्फ मुस्तरद की बल्कि ट्रायल कोर्ट को भी हुक्म दिया कि इस दरखास्त पर यानी कि जो मेन केस है और उनकी जो दरखास्त ज़मानत ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है उस पर जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई ना की जाए और ये मुकदमा जो है ख़त्म किया जाए। अब चूँकि ऑडिट जो रिपोर्ट थी, बैंक की अपनी ऑडिट रिपोर्ट थी, उसमें ये इंकशाफ हुआ था। अगर ये इंकशाफ शायद ना होता तो फिर ये ना चीज़ मंजर आम पर आती, ना कोई ख़बरें जो बाहर आती, उसके बाद फिर ये जिस तरह एक भाड़ा-उड़ी मची हुई है ये ना होती। और भी बेशुमार केसेस से जो कि आपको रिपोर्ट करने होते हैं, लेकिन वीडियो चूँकि लंबी हो गई है, असगर उमर साहब भी मेरे साथ देते हैं हमेशा, तो फिर किसी और मौजू पे, किसी और वीडियो के साथ, किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर पेश होंगे। एक चलते चलते एक और भी केस बताऊँ मैं आपको। महक जो कत्ल केस था या मुबैना खुदकुशी का मामला था, उसमें भी तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अब देखें कि एक इतने अरसे तक अब तक वो केस नहीं चल पाया था, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दरखास्तें आती रहीं और मुसलसल जो तारीख़ी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। आज बिलाखिर 4 मुल्ज़मान जिसमें जुनैद, वकास और ताबिश समेत 4 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अब अदालत ने 10 पर गवाहों को तलब किया है। अब देखते हैं आगे चलकर इस केस का क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि बेशुमार नए शवाहिद सामने आते रहे और इन मुल्ज़मान ने आज तक अपना DNA नहीं करवाया। बार बार अदालती हुक्मनामे के बावजूद जो मुल्ज़मान शायद इतने ताकतवर थे कि ना तो पुलिस उनको कुछ हिला सकी और ना ही अदालती हुक्मनामे उनका कुछ बिगाड़ सके। मज़ीद भी इस सिलसिले में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।